नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 2 दक्षिण भारत के राज्य पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि भारत के नक्शे में ऊपर की ओर उत्तर है और नीचे की ओर दक्षिण है। दक्षिण भारत के राज्य उत्तर भारत में गंगा के किनारे किनारे तक अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे और उत्तर भारत के ब्राह्मणों को इन्होंने अपने दक्षिण की ओर में बसा लिया था और ये इसके कारण उत्तर भारत के राज्य और दक्षिण भारत के राज्यों में आपस में निकटता बढ़ गई थी। मध्यकाल में यानी 800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन थे ये इस पाठ में हम पढ़ेंगे। इन राजवंशों की कौन कौन से प्रमुख शासक थे और इन राजवंशों की प्रमुख उपलब्धियां क्या थीं, इन्होंने धर्म, साहित्य और कला की दृष्टि से क्या कार्य किए। तो सबसे पहले हम देखें कि दक्षिण भारत में पल्लव वंश का राज्य था। 4वीं शताब्दी में इसका वर्णन मिलता है। इनकी कांचीपुरम राजधानी थी। नरसिंहवर्मन प्रथम और नरसिंहवर्मन द्वितीय इनके प्रमुख शासक थे। नरसिंहवर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलिकेशन द्वितीय को पराजित कर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। मान्यखेट इनकी राजधानी थी और दंती दुर्ग ने इनकी नींव डाली थी। कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, राजा ध्रुव, धारावर्ष, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष व कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे। राष्ट्रकूट वंश ने कला और साहित्य की दृष्टि से बहुत ही उपलब्धिपूर्ण कार्य किए हैं। आज भी ये कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा की गुफा में स्थापित कैलाश मंदिर इसका भव्य उदाहरण है। ये राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। आप देखें कि ये कैलाश मंदिर दुनिया में एक अद्भुत कारीगरी का नमूना है। ये पहाड़ियों को काटकर बनाया गया था। स्थापत्य कला की दृष्टि से इस मंदिर को अद्वितीय माना जाता है। अब हम देखें कि इसके बाद आता है चेर वंश। चेर राज्य जो वर्तमान में केरल कहलाता है, यहाँ पर चेर राज्य के लोगों के शासन थे। इनका हालांकि ज़्यादा इतिहास में इनका वर्णन नहीं है, फिर भी जो संगम साहित्य में हमें इससे जानकारी मिलती है कि त्रावणकोर, कोचीन, मलाबार, कोयम्बतूर और सलेम प्रदेश इसमें शामिल थे। इनकी एक विशेषता थी चेर राज्य की कि ये इनके बंदरगाह जो थे वो व्यापार के बड़े केंद्र थे। चेर राज्य के बाद हम दक्षिण भारत के अगले राजवंश को पढ़ते हैं, वो है पांड्य वंश। पांड्य राज्य जो था इनकी राजधानी थी मदुरै और अतिकेशरी, मारवर्मन, जटावर्मन और सुंदर प्रथम इनके शासक थे। इन्होंने भी कला और साहित्य, धर्म के प्रति काफ़ी रुचि दिखाई और इन्होंने श्रीरंगम व चिदम्बरम प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया। फिर आता है चोल वंश। चोल वंश जो है गंगईकोंड चोलपुरम इनकी राजधानी थी। विजयालम, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम इनके प्रमुख शासक थे। इन्होंने मदुरै कोडावन की उपाधि श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर नया प्रांत मुम्मादी चोल मंडलम बनाया था। राजराज प्रथम जो थे इन्होंने तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था और राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। हमने यहाँ पर चालुक्य वंश का जो राज्य था, जो कल्याणी जिनकी राजधानी थी, तैलभ द्वितीय जिन्होंने 24 वर्ष तक शासन किया, सत्याश्रय, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य पंचम और जय सिंह इनके राजा हुए। इनके चालुक्य वंश के शासनकाल को इतिहास में बहुत ही विस्तार से जानकारी मिलती है। चालुक्य वंश के राजा सभी धर्मों का आदर करने वाले, कला और साहित्य के प्रेमी,
ये ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंदिर, शिव के उपासक थे। इन्होंने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। अब ये जो इसके अलावा हमें इतिहास में ये जानकारी मिलती है कि दक्षिण भारत के अन्य राजवंश थे, पांड्य, होयसलों, यादव वंश, ये सब जो थे ये 14वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहे। फिर खिलजी और तुगलक आए। आपको पता है कि खिलजी और तुगलक जब आए तो इन्होंने हमारी हिंदू परंपराओं और हमारे धर्म के ऊपर प्रहार किया। इसके बचाव के लिए हमारे आदि शंकराचार्य जी ने भारत के चारों दिशाओं में, यानी ये देखिए आप, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की, धार्मिक मठों की स्थापना की। और उनके नाम है क्रमशः, जैसे उत्तर में बद्रीनाथ का ज्योतिर्मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी का मंदिर, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पश्चिम में द्वारिका का शारदा पीठ। ये 4 धाम हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में आते हैं। और इनकी स्थापना का उद्देश्य था कि हमारे भारत की संस्कृति चारों ओर से समानता का संभाव पैदा हो और लोग एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता को समझें। हमारे रीति रिवाज, हमारे जो भी धर्म के आचरण हैं, हम एक दूसरे से परिचित हों। इस काल का प्रसिद्ध जो साहित्य है वो कंबन की रामायण है, जो तमिल भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा शिल्पादिकारम और मणिमेखलई भी उस काल के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं।